हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार। बाय द वे, आज हमारे और आपके मिलने की वजह हाइपर कंजुगेशन का सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हम लोग हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन। डिस्क्लियर एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें बेसिकली जो पढ़ेंगे आप लोग क्या है, जैसे आपसे पूछ सकता है एल्कीन की स्टेबिलिटी। डिफरेंट टाइप की एल्कीन्स आपको देगा, जैसे दिया है ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन एंड ब्यूटवनीन। इनसे आपको पूछ सकता है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, या इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है या सबसे कम स्टेबल कौन है। या आपको दे सकता है फ्री रेडिकल्स। देखिए फ्री रेडिकल्स आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है या इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। या दे सकता है आपसे कार्बोकैटायंस, अलग अलग टाइप के कार्बोकैटायंस, और आपसे पूछेगा इन कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो सकता है। क्लियर? या फिर आपसे कैसे डिफरेंट टाइप की एल्कीन्स देगा आपसे देखिए इसमें भी डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को एक्स एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ को मान लिया गया है, इसको वाई एंगस्ट्रॉम मान लिया गया है, इसको जेड है ना। तो आपसे पूछेगा एक्स वाई जेड, मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, क्या सभी डबल बॉन्ड की लेंथ इक्वल है या अलग अलग होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यूजफुल है हाइपर कंजुगेशन आपके लिए। और एक बात और आप यहां पे याद रखिएगा, अगर आप हाइपर कंजुगेशन का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं आप, तो अगर सबसे पहले देख लीजिए, आप सबसे पहले देखिए, आप इन एल्कीन्स को देखिए। अगर आप ये पहचान पाए कि इनमें से कौन ज्यादा सबसे स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पहचान पाए, ठीक है, तब तो आप हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन जानते हो। अगर आप न कर पाए इन चारों एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर या हाइपर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो समझ जाइए कि यह लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और अगर हाइपर कंजुगेशन आपने ना पढ़ा हो तो आप हाइपर कंजुगेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसे आप देख लेंगे। जीओसी के अंतर्गत एक टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है, हाइपर कंजुगेशन 1 नाम से लेक्चर है। हाइपर कंजुगेशन 1 बाय एसएन सिंह, आप वहां पा सकते हो। बहुत शानदार लेक्चर है, हर तरह से आप समझ जाओगे हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। ठीक है, फिलहाल इसको हम लोग आइए शुरू करते हैं। अगर आपको हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन पढ़ना है तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं, हाइपर कंजुगेशन में हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं मेनली। ठीक है, स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे या तो कार्बोकैटायंस की, फ्री रेडिकल की और एल्कीन्स की। तो सभी की स्टेबिलिटी जो कंपेयर करते हैं हम लोग, वह इसी के आधार पे क्या, सबसे पहले आप देखना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ा है ना। इसको आप लोग हो सकता है लिखा रहे नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। तो यहां पे, और यह जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ऐसा हम लोगों ने वहां पढ़ा था। तुम्हें करना क्या, यहां पे अल्फा एच के नंबर्स काउंट करना है। ठीक, और हम लोगों ने अल्फा एच के नंबर्स काउंट करना सीखा था जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे, तब वहां पे देखा था हम लोगों ने कि किसी कंपाउंड्स के कितने बन सकते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, या क्या नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे कुछ टर्म्स यूज किए गए थे। भाई देखो, आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अल्फा एच के नंबर आप काउंट कर पाते हो कि नहीं। 2-3-4 देख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई बेटा एल्कीन दी गई हो अगर आपके लिए, ठीक है, जैसे कोई एल्कीन दी सकती है, ऐसे दे दी जाए, ऐसे कोई एल्कीन हो सकती है। ठीक, या हो सकता है आपको दी जाए कोई दूसरे कंपाउंड, जैसे कार्बोकैटायन, जैसे यहां दिया गया मान लीजिए कार्बोकैटायन प्लस ऐसे कुछ, या दिया गया हो आपको फ्री रेडिकल्स, कैसे लिखा हो, ऐसे बना हो। तो सबसे पहले आइए हम लोग जो है अल्फा एच की पहचान कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसका एप्लीकेशन चेक करते हैं। पहले हम लोग अल्फा एच, हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि अगर आप हाइपर कंजुगेशन 1 न देखे हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आ गए हो, नहीं भी थियरी आपको अच्छे से आती है तो भी एप्लीकेशन तो आप समझ ही जाओगे।
तो आइए हम लोग पहले अल्फा एच की पहचान कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे याद रखना बेटा, हर कंपाउंड की अपनी एक पहचान होती है किसी विशेष की मौजूदगी से, चाहे पाई बॉन्ड हो सकता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। किसी की मौजूदगी से उसकी विशेष पहचान हो जाती है। जैसे इसकी पहचान डबल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि एल्कीन है। इसकी पहचान है कार्बोकैटायन के रूप में, इस प्लस की वजह से पहचान हुई। यह है फ्री रेडिकल्स, इसकी पहचान इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जिसकी वजह से पहचान होगी उसे आप मान लेना उसका मुख्य, यह इसका मेन सेंटर हो गया, ठीक है, इसका मुख्य हो गया, मुख्य पर समूह, मुख्य ग्रुप हो गया। इसी मुख्य से अटैच जो होगा वह अल्फा कार्बन होगा। तो इस कार्बन से जो मुख्य में जो अटैच है, इस मुख्य से समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो कार्बन अल्फा। तो डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा कार्बन अल्फा हो गया। इस साइड देखिए, इस मुख्य से जुड़ा है ये भी अल्फा कार्बन हुआ। और अल्फा कार्बन पर जितने होते हैं हाइड्रोजन, उन्हें आप नाम दोगे अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस दैट इस कंपाउंड में अल्फा एच के नंबर कितने हो गए। देखिए इस कार्बन पर अल्फा कार्बन के एच को आप नाम दोगे, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को आप नाम दोगे अल्फा एच। तो इस कार्बन पर 3 एच, 3 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, इट मींस 5 अल्फा एच, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसकी पहचान है फ्री रेडिकल्स के रूप में, इसकी वजह से है इस कार्बन पर रेडिकल है। तो यह कार्बन हो गया मेन, अब ये वाला हो गया मेन यहाँ पे, ठीक। अब इस मेन से अटैच्ड कार्बन, एक कार्बन ये अटैच्ड है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, एक कार्बन यहां तो ये अल्फा हुआ ये वाला, और एक कार्बन यहां तो ये हुआ अल्फा, ठीक। और अल्फा कार्बन ये सी आप जानते हो, ये सी है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन हुआ। कार्बन की वैलेंसी 4 आप भी जानते हो। जब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इस पे एक बॉन्ड शो किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, CH3 होगा। 3 अल्फा एच यहाँ पे हुए। इस कार्बन से 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, वैलेंसी 4, 2 और बाकी है। यहाँ पे CH2 होगा, 2 अल्फा एच यहाँ पे हो गए। इस कार्बन पे आते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, 2 वैलेंसी हो चुकी है, मतलब 2 एच यहाँ भी होंगे, तो 2 अल्फा एच यहाँ भी, 2 + 2 4 + 3 7, यानी यहाँ पे 7 अल्फा एच है। कोई डाउट? अब इस पे आते हैं, इसकी पहचान है कार्बोकैटायंस के रूप में। तो कार्बोकैटायन मतलब प्लस, प्लस की वजह से पहचान हुई। तो प्लस वाला कार्बन ये जो हो गया, ये मेन हो गया। यहाँ पे जब ये वाला कार्बन मेन हो गया तो इस मेन से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन यहाँ पे हुआ, इसी से अटैच्ड यहाँ पे अल्फा कार्बन हुआ, ठीक है। तो अल्फा कार्बन के H को आप नाम देते हो अल्फा एच, इस पर 2 अल्फा एच हो गए, बोलो 3 अल्फा एच यहाँ पे, यानी 5 अल्फा एच। पहचान लोगे अब, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे देखिएगा। और अगर ऐसे ही अल्कोहल होता, देखिए ऐसे कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इसे आप, जैसे OH हो गया मान लो, ऐसे देखिए। तो यह मेन, इसकी पहचान क्या है अल्कोहल के रूप में, अल्कोहल इसकी वजह से है, ये हो गया मेन, OH यहाँ मेन है, ठीक है। तो मेन से अटैच्ड, देखिए मेन से अटैच्ड ए अल्फा कार्बन, ठीक। अल्फा के बगल में बीटा होता है, इसी के बगल में बीटा, और फिर गामा ऐसे होता जाएगा, जैसे यहाँ पे अल्फा था बीटा हो जाएगा, ये अल्फा फिर बीटा इधर है ना, ऐसे। फिलहाल हम लोग अल्फा फोकस करते हैं। तो जिसकी वजह से कंपाउंड की पहचान होगी उसी से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के H को आप नाम दोगे अल्फा एच। दिस क्लियर? कोई डाउट? यानी अब उम्मीद है कि आप अल्फा एच को पहचान लेंगे। भाई आगे शुरू करें, है कि नहीं? तो आइए हम लोग जो है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। टू कंपेयर, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अगर आपने हाइपर कंजुगेशन का फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो आपने देखा, हमने दिखाया था आपको कि एल्कीन्स में, कार्बोकैटायंस में एंड फ्री रेडिकल्स में मेनली पाया जाता है हाइपर कंजुगेशन, जिनके पास क्या, हाँ, जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा एच होता है, वहां पे होता है चीज, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने किया था। तो तीनों में इसका तीनों में जब एल्कीन्स में, फ्री रेडिकल्स में और कार्बोकैटायंस में पाया जाता है हाइपर कंजुगेशन, तो डायरेक्ट पढ़ेंगे इनके तीनों की स्टेबिलिटी हम लोग पहले और एक स्पेशल केस बताए थे और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन आप देख सकते हैं वहां से। फिलहाल यहाँ पे शुरू करते हैं।
तो स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो आप समझ सकते हो, चाहिए नंबर ऑफ अल्फा एच, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले एक छोटी सी एल्कीन लेते हैं, जैसे दिया गया आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 फर्स्ट, सेकंड देख लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। एक और देख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। एक और देख लेते हैं CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C। इनको देखते हैं, ये 4 एल्कीन्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं सेस ट्रांस वाले पे। ठीक है भाई, जो इसको समझते हैं पहले। लॉजिक सेम वही, जिसके पास ज्यादा अल्फा एच वहां पे ज्यादा होगा हाइपर कंजुगेशन, है ना। एक्चुअली बेटा हाइपर कंजुगेशन से होता क्या है, एनर्जी का लॉस होता है, और जहां पे एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी के लॉस से हमेशा स्टेबिलिटी होती है। जहां पे सिस्टम एनर्जी लूज करता है उसकी वजह से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो या शाम को दौड़ते हो, ऐसे करते हो नहीं करते हो, या जिम जाते हो आप, तो इससे क्या एनर्जी लॉस, तो फिटनेस बेहतर होती है ना, ऐसा है कि नहीं। हाँ, तो जितना ज्यादा एनर्जी का लॉस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आप पढ़ाई पे फोकस करोगे तो थकावट तो जरूर होगी, दिमाग से एनर्जी निकलेगी, ये शानदार करियर होगा, है ना, करियर अच्छा होगा। इसलिए कहा जाता है जिनको पढ़ने की आदत होती है ना, वो लाइफ में कभी अकेले नहीं होते और एक शानदार जीवन जीने के हकदार होते हैं, कह सकते हो। और ऐसे लोग कहते भी अक्सर हैं, वो हालात पे डिपेंड नहीं करते, वो अवसर का निर्माण खुद ही कर लेते हैं, है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा एच पहचानते हैं। एल्कीन्स हैं तो कैसे, देखिए ये देखिए, हमने अभी क्या बताया आपको, एल्कीन्स में क्या देखोगे आप, ये सभी एल्कीन्स हैं तो डबल बॉन्ड की वजह से इनकी पहचान होगी, डबल बॉन्ड की वजह से ही इनकी पहचान होगी। और डबल बॉन्ड की यहाँ पर ऐसे है, डबल बॉन्ड देखिए ये पूरा हो गया, मेन हो गया, और मेन से अटैच कोई कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा एच नहीं है, यानी यहाँ पर अल्फा एच के नंबर हो गए 0। क्लियर, यहाँ देखो ए हो गया मेन डबल बॉन्ड सिस्टम। जब ये मेन हो गया तो देखिए ए हो गया मेन ना, जब ये मेन हो गया तो मेन से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर 3 H 3 अल्फा H। ठीक, यहां पे आ जाओ, ए हो गया मेन, जब ए मेन हो गया तो मेन से अटैच्ड अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अटैच्ड है, एक यहाँ देखिए अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे इस पे 3 H, इस अल्फा कार्बन पे 3 H, यहाँ 3 H, 9 अल्फा H, है ना आसान। हाँ देखो यहाँ पे, यहाँ पर ये वाला मेन हो गया, एल्कीन नाम है ना यार इनका, एल्कीन। तो एल्कीन की पहचान किसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड इसका मेन हो गया, है ना मेन। तो इसी से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन एक, देखो एक डायरेक्ट अटैच्ड है अल्फा कार्बन, बोलो ये भी अल्फा कार्बन, डायरेक्ट अटैच्ड ये भी अल्फा कार्बन, ये वाला एक ये अल्फा कार्बन, तीनों पे 3 3 3 3 6 3 9 3 10 12 हो गया ना, 12, इसके पास हो गया 12 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच कहां पे है, फोर्थ के पास, यानी फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है। ठीक है, फोर्थ के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड, थर्ड के बाद यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड एंड फर्स्ट। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पहचान लोगे आप, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये चारों एल्कीन्स अलग अलग अल्फा एच कर लेंगे अब। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है। अगर सेकंड लिखते हैं, अगर आप सेकंड कर लेते तो इसका मतलब आप कर ले जाओगे, लेकिन फिर भी कुछ अलग है। जैसे दिया गया एक आपको C डबल बॉन्ड C, पहले इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे CH3, एक H यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ये है सिस ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, या सिस टू ब्यूटीन भी लिख सकते हो इसको आप। सेकेंड C डबल बॉन्ड C, यहां पे लिख सकते हो, एक हो गया CH3, यहां पर H, एक CH3 यहां पर, एक H यहां पर, यह है ट्रांस ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन,
या ट्रांस 2 ब्यूटेन लिख सकते हैं इसको, आप पढ़े हो ना कि दोनों देखिए एक जैसे ग्रुप या एटम अगर एक साइड होते हैं तो सिस बोलते हैं, अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस बोलते हैं। दोनों CH3 देखिए अपोजिट साइड हैं, या दोनों H बोलिए अपोजिट साइड हैं, ये ट्रांस हो गया, और ये दोनों एक तरफ है तो ये हो गया सिस। ऐसे इसका थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, फर्स्ट हो गया, ये थर्ड पे आते हैं। थर्ड को ऐसे लिखते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दिया गया है। यह आइसोब्यूटीन है, आइसोब्यूटीन, ठीक है, या 1 2 3 करोगे तो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक। एक फोर्थ पे आते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यह ब्यूट 1 इन 1 2 3 4 है ना, ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन। सभी देखिए अब इसमें डिफरेंस क्या है। आइए इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करें, आपको इसका ऑर्डर क्या समझ आ रहा है, इन चारों को देख के बताइए। देखिए सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन है, और ब्यूट 1 इन है। इन चारों को देख के पहचानिए इसमें सबसे स्टेबल कौन पहले होगा, है ना, सबसे स्टेबल। और या फिर ऐसे पहचानिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जा रहा है क्या, कर पाएंगे? आइए हम साथ में करते हैं मिलके हम लोग। सबसे पहले अल्फा H पे आना, इसमें डबल बॉन्डेड सिस्टम मेन हो गया है ना, मेन देखिए डबल बॉन्ड इन, तो ये हो गया मेन। अगर इसमें तो ये हो गया अल्फा कार्बन, इसी से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, एक हो गया अल्फा यहां पर। इसे अल्फा H नहीं मानोगे, ठीक है। जब डायरेक्ट अटैच सी होगा तो कार्बन अल्फा होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के H को आप अल्फा H बोलते हो। यहां पे 6 अल्फा H है, 6 अल्फा H। यहां पे आते हैं, डबल बॉन्ड यहां पे देखिए, इसी से जब मेन हो गया यह एल्कीन, और इसी से अटैच्ड कार्बन यहां पे है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, इसी से अटैच यहां पे अल्फा कार्बन हुआ, तो 3 यहां 6, यानी इसके पास भी 6 अल्फा H है, 6 अल्फा H। यहां पे आ जाओ, डबल बॉन्ड एल्कीन है, डबल बॉन्ड, ये हो गया मेन, बोलो ये हो गया मेन। इस मेन में क्या है, अब इससे डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसी से अटैच्ड यहां पर ये अल्फा कार्बन, इसके पास भी अल्फा H हो गया, 3 + 3 6। अल्फा कार्बन के H को आप अल्फा H बोलते हैं। ये मत सोचना कि इस पे जो H अटैच्ड भी अल्फा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्फा कार्बन होता है, ठीक है, मेन से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के H को आप अल्फा H बोलते हो। क्लियर ना? गुड। यहां देखो आप, डबल बॉन्ड यहां पे है, मेन हो गया, इसी से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा है, बीटा से मतलब नहीं है, ठीक है। अल्फा कार्बन पे 2 H, यानी 2 अल्फा H। अब देखो इसके पास सबसे कम अल्फा H है, सबसे कम होगा यहां पे हाइपर कंजुगेशन, यहां सबसे कम हाइपर कंजुगेशन, मतलब ये सबसे कम स्टेबल। इसमें 6 अल्फा H, यहां भी अल्फा H 6 है, यहां भी अल्फा H 6 है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के पास अल्फा H के नंबर इक्वल है है ना समस्या, इसे लोचा बोलते हैं, केमिकल लोचा। क्या समझ आ रहा है? सबके पास अल्फा H बराबर, तो क्या करोगे? हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कहा। सिस ट्रांस तो पहचान लिया आपने। सिस ट्रांस में जो आपने पहले पढ़ा है कि ट्रांस में दो बड़े ग्रुप जो हैं CH3 CH3, देखिए दो बड़े ग्रुप जो हैं, ये दोनों बड़े ग्रुप अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में है तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दूर दूर होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दूर दूर होंगे, है ना। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दूर दूर होंगे तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सिस पे आओ, सिस पे क्या है, दोनों बड़े ग्रुप देखिए, दोनों बड़े ग्रुप एक साइड में है कि नहीं। जब दोनों बड़े ग्रुप एक तरफ है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में रिपल्सन होगा, रिपल्सन से क्या लड़ाई होगी, एनर्जी का लेवल क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी तो स्टेबिलिटी कम, जितना ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। क्लियर? ये कम स्टेबल है। सिस ट्रांस में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस, ये तो आप पहले जानते हो।
बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम तो इसको देते हैं आपको। आइसोब्यूटीन को पहचानो, इसके पास भी तो अल्फा H6 हैं, तब क्या होगा? अब आइए पहचानते हैं। बताइए अगर आपको समझ आ रहा है। इसमें से ये तो कंफर्म है कि सबसे कम स्टेबल हो गया है ना, सबसे कम स्टेबल। और फर्स्ट सेकंड में ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। बट लोचा तो यहां पे है, केमिकल लोचा यहां पर है। आइसोब्यूटीन का पहचानना है, हम बताते सुनो। दरअसल इसमें थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट यूज करना होगा। इंडक्टिव इफेक्ट याद आ रहा है? कहीं के डायरेक्ट लोग बोल दिया करते हैं, क्लासेस में टीचर्स बोल दिया करते हैं कि एल्कीन्स में अगर एक ही कार्बन पे ज्यादा एल्किल समूह या एल्काइल ग्रुप होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एक ही कार्बन पे ज्यादा एल्किल ग्रुप तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फिलहाल यहाँ पे देखिए अलग अलग कार्बन पे एल्किल ग्रुप है, यहाँ भी अलग अलग कार्बन पे एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर एक ही कार्बन पे दोनों एल्किल ग्रुप है मिथाइल। तो इस लॉजिक के बेसिस पे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। बट यह लॉजिक कुछ समझ आ रहा है क्या? एग्जैक्ट रीजन चाहिए, तो मजा आएगा ना, रीजन कि आप कहीं अप्लाई कर सको। स्टेबल ज्यादा तो यही है, आंसर तो यही होगा। सबसे अधिक स्टेबल इसमें थर्ड है, थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है। इसके बाद सेकंड है ट्रांस वाला, फिर फर्स्ट है सिस वाला, इसके बाद फोर्थ वाला। ए है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। रीजन जानना चाहोगे? तो आइए देखते हैं हम लोग आइसोब्यूटीन की स्टेबिलिटी ट्रांस ब्यूटुइन और सिस ब्यूटुइन से अधिक क्यों है ना। आइसोब्यूटीन ज्यादा स्टेबिलिटी क्योंकि थर्ड पे क्या है? आइसोब्यूटीन। इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से ज्यादा है, जबकि अल्फा H इक्वल है। तो इसकी वजह इंडक्टिव इफेक्ट है। कैसे देखिए, इसे पाई बॉन्ड दिया गया है भाई, दो एल्किल ग्रुप है। इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे इस साइड में, यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। देखो ऐसे ऐसे ब्रेक करोगे ना भाई, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यह कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर जो कार्बन है ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ये हो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक, अब जरूरत से सोचो, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया है, प्लस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक, और यह एक प्लस आई ग्रुप है। CH3 क्या है? एक प्लस आई ग्रुप है। ये भी CH3 एक प्लस आई ग्रुप है। दोनों प्लस आई हो गए, दोनों प्लस आई आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे ना आगे। इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, माइनस प्लस के पास जाएगा तो चार्ज प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, नहीं प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा। और आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये अगर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा, और जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट में बताया गया है। तो दो एल्किल ग्रुप मिल करके इस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहे हैं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। इट इज क्लियर? जरा देखो माइनस की बात कर लेते हैं। इस माइनस पे जिस कार्बन पर माइनस है उस कार्बन पर दो H है, और H की I पावर 0 होती है, मतलब H ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट में H की I पावर को 0 माना गया है, 0 माना गया है। तो यह चार्ज फिक्स है ना। जरा इसको देख लो आप, अगर इसकी बात करते हैं, चाहे सिस या ट्रांस कोई ले लो, हमें तो इससे कंपेयर करना था। अगर हम एक को किसी को ले लेते हैं, मान लो ऐसे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH ऐसे है, सिस ट्रांस को भी आप मान लो। आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हो, मान लो ऐसे, है ना। ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। अब इसकी वजह से चाहे सिस चाहे ट्रांस कोई, दोनों की तरफ देखो ऐसे है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर इस प्लस के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन आगे पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन जब पुश करेगा तो प्लस चार्ज घटेगा, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, प्लस चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाने में केवल एक ही एल्किल ग्रुप का रोल है, जबकि यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप थे, दो एल्किल ग्रुप थे स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले, यहाँ पर अकेला है।
तो क्या उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा पाएगा? नहीं। क्लियर? अब यहाँ देख लो, माइनस की बात करते हैं। यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऑलरेडी है, और यह प्लस आई है CH3, यह आगे इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ माइनस है, इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। यानी देखिए, एक तरफ से स्टेबिलिटी घट रही है, एक तरफ से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जबकि यहाँ दोनों प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे। यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, दूसरा प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी घटा रहा है। इस वजह से, और जबकि यहाँ पे क्या था, H था, H की आई पावर 0 मान ली गई है, तो ना तो प्लस ना घटा ना माइनस घटा, और माइनस में चेंज नहीं हुआ तो स्टेबिलिटी में चेंज नहीं आया। क्लियर? यहाँ पे दोनों प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, दूसरा प्लस स्टेबिलिटी घटा रहा है, तो डोमिनेटिंग कौन है? यही वजह है कि लोग कहते हैं जहां पर एक ही कार्बन पे ज्यादा एल्किल ग्रुप होते हैं, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर? ये इसकी वजह है। यही वजह है कि आइसोब्यूटीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस और ट्रांस से। और सिस ट्रांस में बता ही चुके आपको, सिस कम स्टेबल होता है ट्रांस से। ट्रांस में क्या होता है कि दोनों प्लस आई ग्रुप जो है अपोजिट साइड में है। जब दोनों प्लस आई ग्रुप अपोजिट साइड में है, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्सन कम से कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और सिस में क्या है कि दोनों बड़े ग्रुप एक तरफ हैं, जब दोनों बड़े ग्रुप एक तरफ हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में टक्कर होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो एनर्जी बढ़ेगी। भाई लड़ाई से ऊर्जा बढ़ती है ना, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो सिस कम स्टेबल होता है ट्रांस से। और यहाँ देख सकते हो आइसोब्यूटीन स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ गए होंगे? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? बोलिए। आइए हम लोग अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखा जाए। नेक्स्ट वन, जैसे एक और एल्कीन देख सकते हो आप लोग। दिया गया मान लो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ दिया गया हो, फर्स्ट सेकंड एल्कीन, यहाँ डबल बॉन्ड दिया गया है, इस पर यहाँ पे ग्रुप है थर्ड। यहाँ आपको मेनली काउंट करना सीखना है अल्फा एच। जिसके पास ज्यादा अल्फा एच उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जनरली यही होता है। तो पहचानिए। देखिए यहाँ पर ये हो गया मेन, मेन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मेन तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर देखिए ये मेन है। इससे अटैच्ड कार्बन एक अल्फा कार्बन यहाँ पे है, इसी से अटैच्ड एक अल्फा कार्बन यहाँ पे है, इससे अटैच्ड अल्फा कार्बन यहाँ पे है। अल्फा कार्बन की पहचान करना सीख है ना? या देखो यहाँ पर ये हो गया, तो ये मेन हो गया। एल्कीन, नाम एल्कीन, डबल बॉन्ड इसका मेन है, तो इससे अटैच्ड एक कार्बन अल्फा हुआ, यहाँ पर ये अल्फा हुआ। यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड हो गया मेन, तो अल्फा कार्बन यहाँ पे है, अल्फा कार्बन यहाँ पे है, अल्फा कार्बन यहाँ पे, अल्फा कार्बन यहाँ पे। ठीक? और अल्फा कार्बन के H को आप अल्फा H बोलते हो। आइए अल्फा H देख लेते हैं। तो इस यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, जानते हो आप इस चीज को। जितने कॉर्नर्स सब पे कार्बन होता है, हमें मतलब है केवल अल्फा से। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक इधर और एक इधर, दो सेटिस्फाइड है, मतलब यहाँ 2H होगा, CH2 होगा, ये यहाँ पे CH2 होगा, इसके पास 4 अल्फा H। बोलो ठीक है? ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ पर भी कार्बन है, जानते हो आप, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी 4, एक बॉन्ड ऐसे बन चुका है ना। यहाँ पर कितने H बाकी हैं? 3 H यहाँ होंगे, इस पर कितने 2 H होंगे, यहाँ पर भी 2 H होंगे, तो 3 + 2 5 + 2 7, 7 अल्फा H। अब कर लोगे? तो यहाँ पे एक अल्फा H होगा, कार्बन तो एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, एक अल्फा H यहाँ पे होगा, 2 अल्फा H होगा, 3 अल्फा H। बोलो ठीक है? ठीक है। यहाँ पे आते हैं, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई लाइन से बॉन्ड डोनेट किया गया है, तो जहां पर लाइन समाप्त होती है वहां पे कार्बन होता है, और जितने कॉर्नर्स होते हैं वहां पे कार्बन होता है। तो मैंने लिख दिया कार्बन की वैलेंसी 4, आप जानते हो एक वैलेंसी इधर हो चुकी है, 3 बाकी है, CH3 हो गया, CH3 हुआ, 2 वैलेंसी, इन 2 बाकी है, CH2, और यहाँ पे CH2। 3 + 3 6 8 10 अल्फा H। ज्यादा अल्फा H ज्यादा स्टेबल, ज्यादा अल्फा H कहाँ पे है? यहाँ पे। 4 की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, 4। इसके बाद यहाँ पे 7 अल्फा H, सेकेंड वाला कंपाउंड, सेकेंड। बोलो ठीक है? इसके बाद 3 है यहाँ, 4 यानी फर्स्ट। इसके बाद थर्ड। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कॉपी कर लीजिए,
है ना समझ? कोई दिक्कत है, कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यानी कि सेकेंड एप्लीकेशन टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कितना आसान लॉजिक है, केवल आपको अल्फा एच काउंट करते जाना है, आंसर आते जाएगा। ठीक, ट्राई किया जाए। देखिए फर्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पहले। अल्फा एच की काउंटिंग आपको आ चुकी है, तो देखिए इसमें फर्स्ट लेते हैं हम लोग, जैसे दिया गया हो CH3 CH2 प्लस। ठीक, और यहाँ पे देखिए कार्बोकैटायन, कैटायन का मतलब होता है प्लस, जानते ही हो। कार्बो से कार्बन है, कार्बन पे प्लस होगा तो कार्बोकैटायन कहा जाएगा, कार्बन पे प्लस तो कार्बोकैटायन। एक और ले लेते हैं CH3 CH प्लस CH3, थर्ड पे देख लीजिए CH3 यहाँ पर प्लस CH3 CH3, एक और फोर्थ पे लेते हैं CH3 प्लस। ठीक, पहले तो आप डिग्री वाइज पहचान लेते हैं ना, यह डिग्री वाले, डिग्री कार्बन का डिग्री पहचाना जानते हो कि नहीं आप लोग? जानते हैं। देखिए जिस कार्बन पे प्लस हम उसकी बात करेंगे, जिस कार्बन पे प्लस है वो डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, यह प्राइमरी कार्बन हुआ। तो प्राइमरी कार्बन पे प्लस, यह प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया है। ठीक है, जिस कार्बन पे प्लस डायरेक्ट दो कार्बन से कनेक्ट है, सेकेंडरी कार्बन हुआ। सेकेंडरी कार्बन पे प्लस सेकेंडरी कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां जिस कार्बन पे प्लस डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक, ये होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। CH3 को 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन की कैटेगरी में ये भी आता है। ठीक, अब हम लोग इनकी स्टेबिलिटी पहचानते हैं। अल्फा एच काउंट करना होगा, तब हम पहले बोल चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं जो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हो जाए, अदर इफेक्ट्स यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। जब सभी टॉपिक GOC के हो जाएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब टॉपिक होने के बाद हम लोग सभी का इफेक्ट्स एक साथ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। जितने तरह के कार्बोकैटायन्स हो सकते हैं सभी की स्टेबिलिटी एक साथ कंपेयर करेंगे, सभी रेडिकल्स की, सभी फ्री रेडिकल्स की, सभी तरह की एल्केन्स की। क्लियर, हर तरह के इफेक्ट्स को एक साथ अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पे केवल हम लोग अभी कन्फाइंड है केवल हाइपर कंजुगेशन पे। क्लियर, आइए देखिए हम लोग अल्फा एच पे आते हैं। अल्फा एच कैसे पहचानोगे? देखिए सेम स्टोरी, कार्बोकैटायन मतलब प्लस, कार्बन पे प्लस, प्लस इसका मेन हो गया, मेन मतलब यहाँ पे है कार्बोकैटायन, कार्बन पे प्लस मेन, मेन हो गया ना, मेन से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर 3H, 3 अल्फा एच। कोई डाउट? देखो यहाँ पर ये वाला मेन हो गया कार्बोकैटायन, कार्बन पे प्लस, जिसकी वजह से नाम होता है वही उसकी मेन, वही इसकी पहचान होती है, और पहचान को मेन बोल दिया आपने, तो उस मेन वाले से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, तो इससे डायरेक्ट अटैच ये वाला कार्बन अल्फा हुआ, इसी से अटैच इधर भी है अल्फा कार्बन, दोनों पे 3 अल्फा एच। अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के H को अल्फा एच बोलते हैं, तो 2 अल्फा कार्बन हुए, दोनों पे 3 H, तो 6 अल्फा एच। ठीक, यहाँ 6 अल्फा एच हो गए। यहाँ देख लीजिए यहाँ पर वाला मेन हो गया, इस मेन से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, एक ए भी अल्फा कार्बन, एक ए भी अल्फा कार्बन, तीनों पे 3 अल्फा एच, 9 अल्फा एच। ठीक, यहाँ देखो यह तो मेन ही रह गया, मेन इसी से अटैच कोई कार्बन है ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं हुआ। जब अल्फा कार्बन है तो अल्फा एच नहीं होगा, मतलब यहाँ अल्फा एच के नंबर 0 हो गए। क्लियर, जितना ज्यादा हाइपर अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। समझ गए? तो सबसे ज्यादा कौन? टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्टेबल होगा, टर्शियरी, फिर 2 डिग्री होगा कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। कोई डाउट है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। और अगर नंबर वाइज देखोगे तो सबसे पहले थर्ड हो जाएगा, थर्ड, फिर कौन है? सेकेंड, फिर फर्स्ट और फोर्थ, ये स्टेबिलिटी हो जाएगी तब अल्फा एच के नंबर्स के बेसिस पे।
आसान है कि नहीं? बोलिए। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सीख जाओगे तो चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा समय देना पड़ता है ना, जब सीखने के लिए। ठीक, दूसरों की बातों से मत डरो कि कौन क्या कहता है। हम बार बार कहते हैं, निंदा से घबरा कर, लोगों की शिकायतों से, मतलब निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो कभी, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपके सफल होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी आपके प्रति, याद रखना। ठीक है, आइए नया शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन, इसी से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो ये अल्फा कार्बन होगा, बोलो ये भी अल्फा कार्बन होगा। अब तो समझ ही गए होंगे ना। हाँ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन की वैलेंसी 4, तो 2 हो चुकी है, तो ये हो जाएगा CH2, ये भी CH2 है। इसके पास अल्फा H हो गया 4, बोलो ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो ए हो गया मेन, इससे अटैच तो ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे तो अल्फा कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, फिर वैसे हम चोरी, यहाँ पर एक H, यहाँ पे 2H, अल्फा H के नंबर हो गया 3, यहाँ पर इस पे प्लस है तो मेन हो गया ये अल्फा कार्बन, इस पर एक ही अल्फा H आ सकता है, तो अल्फा H यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ देखो इसकी वजह से, तो यहाँ पे ए हो गया मेन, ए हो गया मेन, तो ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, ये 2 अल्फा H, 2 अल्फा H 4, यहाँ पे 3 होंगे ना, तो 7 अल्फा H, 7 अल्फा H। ऐसे आगे पढ़ेंगे, जैसे 1 डिग्री है डायरेक्ट, या इसमें होता है रीअरेंजमेंट वगैरह, तो आगे कहानी है। फिलहाल अल्फा H के बेसिस पे सबसे स्टेबल कौन? सबसे स्टेबल 4 हो गया, बोलो ठीक है, ठीक है। इसके बाद अधिक अल्फा H फर्स्ट पे, बोलो ठीक है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड, फिर हो जाएगा कौन? हाँ, थर्ड। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, है कि नहीं? आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एक बातें हैं यहाँ पे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आगे। ठीक है, फिलहाल आगे हम लोग मूव करते हैं, मूव किया जाए आगे। देखिए आगे हम अभी अन्य इफेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इससे आपको आगे सवाल क्वेश्चन मिलेगा। CH3 CH2 प्लस दिया जाए ऐसे, ठीक है, और CH3 CH2 CH2 प्लस दिया जाए ऐसे, यहाँ पे इथाइल कार्बोकटायन और प्रोपाइल कार्बोकटायन, इथाइल कार्बोकटायन और प्रोपाइल कार्बोकटायन, इसमें स्टेबिलिटी पूछता है आपसे। तो इसमें अल्फा H कितने हैं बच्चे? बोल लो 3 है। इसके पास अल्फा H कितने हैं? 2 है। हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे इसकी स्टेबिलिटी अधिक, इसकी स्टेबिलिटी कम, बट इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट है। बोलो बोलो, हाइपर कंजुगेशन से इसके पास अल्फा H ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, बट इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये क्या है? प्लस आई ग्रुप, ज्यादा प्लस आई ग्रुप है, ये छोटा सा प्लस आई ग्रुप है, प्लस ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, इधर देगा तो प्लस ज्यादा घट जाएगा, यहाँ तो थोड़ा कम देगा तो थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन चार्ज घटेगा, इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है। इंडक्टिव से ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, हाइपर कंजुगेशन से अधिक स्टेबिलिटी होता है। अब कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, ये सब कहानी आगे पढ़ाएंगे हम। फिलहाल आप याद रखना, इस केस में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फिलहाल आप सोचते रहें, हम इसका अलग से रीजन बताएंगे जब सभी कंबाइंड इफेक्ट्स पढ़ेंगे, है ना, जब सभी इफेक्ट्स को एक साथ यूज करेंगे और वहां पढ़ेंगे इंडक्टिव डोमिनेट करेगा कि हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, क्या क्या सोचना है एक साथ, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही केवल हाइपर कंजुगेशन, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ से बाहर निकालते हैं। ठीक, बाहर। फ्री रेडिकल्स, रेडिकल्स समझते होंगे आप लोग, जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, उन्हें कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। ठीक, अगर अनपेयर्ड एक या एक से ज्यादा है, ठीक है, अनपेयर्ड, तो उनको कंबाइंड रूप से रेडिकल्स बोल सकते हैं, रेडिकल्स। जब एक अनपेयर्ड होगा तभी आप उसे बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। क्लियर? एक अनपेयर्ड होना जरूरी है फ्री रेडिकल्स होने के लिए। कुछ बच्चे पूछते हैं अगर 2 अनपेयर्ड हो, 3 अनपेयर्ड, क्या बोलेंगे? उनको रेडिकल्स बोल सकते हैं, बट फ्री रेडिकल्स नहीं बोलेंगे। फ्री रेडिकल मतलब एक अनपेयर्ड। क्लियर? अब इसका भी देख लो, सेम लॉजिक, कुछ अलग नहीं यहाँ पे है, बस यहाँ भी अल्फा H आपको पहचानना है, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो CH3 दिया गया हो, यहाँ पे ऐसे फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ऐसे यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे रेडिकल मान लेते हैं फर्स्ट, थर्ड देख लेते हैं CH3 CH रेडिकल, ऐसे फोर्थ ले लेते हैं CH3, यहाँ पे देखिए ऐसे रेडिकल CH3
CH3 रेडिकल का मतलब एक अनपेयर्ड का मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, सभी के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और इन्हीं में भी हाइपर कंजुगेशन होता है। और अगर अल्फा एच है तो मतलब जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतनी अधिक स्टेबिलिटी, ये लॉजिक है। तो यही पहचानते हैं कौन ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां शुरू करें क्या, हर जगह ऊपर शुरू करते हो, यहाँ नीचे शुरू करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये देखो, ये है मेन, इसी पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो इसके पास ये मेन हो गया ना यार, हाँ। तो अल्फा कार्बन यहाँ पे होगा, अल्फा कार्बन यहाँ पे होगा, अल्फा कार्बन यहाँ पे होगा। टोटल कितने अल्फा एच, अरे बोल बो, हाँ 9 अल्फा एच, बोलो सही ना। इसके पास देखो ये मेन हो गया, ये अल्फा कार्बन, याद रखना बेटा, मेन कौन, अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन के एच को आप नाम दोगे अल्फा एच। इसके पास अल्फा एच कितने, 6 अल्फा एच, बोलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ठीक ठीक बोलो बोलो बोलो, अरे यार यहाँ तो मेन है, क्या इससे कोई अटैच कार्बन है, नहीं है सर। तो क्या लिखोगे अल्फा एच बेटा, 0 0, ठीक है ठीक है। ये हो गया मेन, बोलो मेन से अटैच्ड कार्बन कोई है क्या, बिल्कुल है, अल्फा एच, अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच। सोच रहे कितना आसान है, टॉपिक को खत्म कर दिया ना, हाँ है क्या इसमें, हर जगह यही है, अल्फा एच पहचानो, स्टेबिलिटी पाओ, बोलो ठीक। तो सबसे अधिक अल्फा एच फोर्थ में, फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे अधिक। अरे हाँ डिग्री वाइज देख सकते हो, देखो जिस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री रेडिकल्स, वो डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है नहीं, टर्शियरी कार्बन हुआ या टर्शियरी फ्री रेडिकल है। यहां देखो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच्ड है, जुड़ा है, हाँ। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को हिंदी में मुक्त मूलक बोलते हैं, जानते हो नहीं, जान लेना इससे। ये 1 डिग्री हुआ क्योंकि डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच्ड है, इसको भी 1 डिग्री की कैटेगरी में ही रखते हैं। खैर ज्यादा अल्फा है ज्यादा स्टेबल, रीजन बता चुके हैं ना, हाँ क्या बोलो बोलो, रीजन बोलो, हाँ ज्यादा अल्फा एच ज्यादा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं 2 या 2 से ज्यादा, जितने ज्यादा अल्फा एच, जितने अल्फा एच होते हैं उतने नए स्ट्रक्चर बनते हैं, है कि नहीं, हाइपर कंजुगेटिव। इसे आप नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हो कि नहीं, हाँ। ज्यादा स्ट्रक्चर बनने से क्या होता है, बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है, इससे एनर्जी का लॉस होता है। एक बार और बोल चुके पहले भी, एनर्जी निकलती है बेटे, और जहां एनर्जी निकलती है उसकी स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं, ज्यादा पढ़ोगे ना थकावट जरूर होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस होता है, और ऐसी स्थिति में जब एनर्जी का लॉस होगा थकावट जरूर महसूस होगी। एक शानदार भविष्य, शानदार करियर आपके पास होगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस होने से हमेशा स्टेबिलिटी आती है, ऐसा 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 साइंस कहती है। केमिस्ट्री करेगी नहीं करेगी, जितना ज्यादा एनर्जी का लॉस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। बात हो जा रही नहीं, इसलिए तो यार सुबह क्या कहा जाता है ना कि शहर के लोगों की लाइफ, या कह सकते हो एज कंपेयर टू विलेज, जो गांव के लोगों से क्या होते हैं, थोड़ा दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। वजह क्या है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा वॉक करते हैं, तो ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है तो स्टेबिलिटी आती है। बार बार कहते हैं पढ़ा करो, एनर्जी का लॉस जरूर होगा बट स्टेबिलिटी आएगी शानदार करियर के साथ, है ना। सुनो क्या, हाँ यहाँ पे ज्यादा अल्फा है ज्यादा स्टेबल। अब तो यह समाप्त हो गया, सब कहानी अल्फा एच पे है, कुछ और चाहिए क्या, हाँ एक बच रहा है, क्या बच रहा है, हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लेते हैं। एक सवाल और पूछता हूं बॉन्ड लेंथ वाला, करोगे क्या, वक्त है, बोलो वक्त है, हाँ थोड़ा सा है। आइए हम लोग अल्फा एच के बेसिस पे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, और थैंक्स फॉर इतना देर तक झेलने के लिए, लेकिन थोड़ा और झेलना होगा। अब हम कंपेयर करेंगे, टू कंपेयर, बोलो बॉन्ड लेंथ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार आईटी मेंस में पूछा हुआ है, लेकिन हम दिखाते हैं आपको करके। छोटा सवाल बेटा, बस देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये दिया गया है, एक और देते हैं आपको हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और देते हैं आपको हम CH3। यहाँ पे थोड़ा सा कंपाउंड की लेंथ बढ़ा देते हैं, CH डबल बॉन्ड ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की फर्स्ट कंपाउंड हो गया हमारा, सेकेंड कंपाउंड हो गया, थर्ड कंपाउंड हो गया, ठीक है। यह एथीन या
कॉमन नेम एथिलीन, प्रोप 1 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक, मैं अगर आपको परीक्षा में पूछ दे कि यहां से यहां तक की दूरी x एंगस्ट्रॉम है, ऐसी आवाज आएगी, ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, x एंगस्ट्रॉम है, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मान लेते हैं y एंगस्ट्रॉम, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, ठीक, और यहां से यहां तक को मान लेते हैं z एंगस्ट्रॉम। देखो ऐसे ऐसे, तो x y z को कंपेयर करना है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, वैसे भी आपने पढ़ा है, मैं बताया था सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ हम बता चुके हैं आपको कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। यह बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। ठीक, यह तीनों ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस लॉजिक के बेसिस पे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब तीनों डबल बॉन्ड हैं तो तीनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं? बोलो ऐसा। बिल्कुल गलत है। या जब आईआईटी मेंस में पूछ चुका है, नीट में तो कई बार पूछ चुका है, नीट मैथमेटिकल ना पूछ चुका है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे तो बराबर तो होता नहीं, अगर ऐसा होता कोई लॉजिक ना होता तो पूछता है क्या एग्जाम में, अगर पूछा है तो जरूर कुछ खास बात यहाँ पे है। जानना चाहोगे? बिल्कुल सर, क्यों पढ़ रहे हैं आपसे? तब देखो तब क्या है, देखो बेटा यहाँ पे इसके पास एल्किनो के पास क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है, अगर उनके पास अल्फा एच है तो, है ना। तो जरा देखो पहले वाले में हाइपर कंजुगेशन हो सकता है क्या, हम फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर लेते हैं, ठीक, थर्ड अपने आप आ जाएगा, मानते हो कि नहीं? देखो इसके पास अल्फा एच तो बेटा है नहीं, जीरो, डबल बॉन्ड मेन हो गया, कोई अल्फा एच नहीं, जीरो अल्फा एच, यहां पर यहां से यहां तक मेन हो गया, इसके पास बेटे अल्फा एच कितने हैं, 3 हो गए, डायरेक्ट कर दिया ना, ठीक है। और यहां पर बेटा ये मेन हो गया, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा एच यहाँ, 3 अल्फा एच यहाँ, कुल 6 अल्फा एच। बोलो हाँ, ध्यान से 6 बोला हमने, कुछ नहीं बोला है। अल्फा एच 6 हो गए यहाँ पे, तो 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच और 0 अल्फा एच। अब इस वजह से हम अगर फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर लें तो आंसर थर्ड अपने आप आ जाएगा। हाँ ठीक है सर, तो इसके पास अल्फा एच नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, और जब हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा तो डबल का डबल ही रह जाएगा, परमानेंट डबल, देयर इज नो चांस। क्लियर? हम तो देखेंगे थर्ड को सर, दिखाइए जरा, हम तो दिखाने में एक्सपर्ट नहीं है। देखो इधर, इसको बेटे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, बोलना अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है, डायरेक्ट आप पूछ सकते हो, बस देखो ऐसे लिख सकते हो नहीं इसको आप, तो 2 मिनट रुक जाइए तो बच्चे, 2-3 मिनट छोड़ दें क्लास, ठीक है, आवाज ना करें आप लोग। तो अगर प्लस आई ग्रुप है ना तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, हाँ ये माइनस हो जाएगा, बोलो बोलो, हाँ इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे ऐसे आप, तो तोड़ने के बाद यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा ना। तो इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करते थे इधर की तरफ, चाहे इसको आप यहाँ पे दिखाते थे ऐसे, याद आ रहा है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ बॉन्ड बन गया था, तो हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर, देखिए एक एच हो गया था, यहाँ पर प्लस आ गया था, और यहाँ पर एक एच तो इसका पड़ा ही है, यहाँ डबल बॉन्ड सी हो गया और ये हो गया CH2 माइनस, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चर आपने बनाया था, जैसे इस CH बॉन्ड को आपने ब्रेक किया है भाई, अल्फा CH बॉन्ड ब्रेक होता है ना वाला, हाइपर कंजुगेशन की फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे आप लोग, हाँ ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे, जैसे हमने इसको ब्रेक किया वैसे इसको ब्रेक करते थे हम लोग वहां पे, ये H प्लस हो जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, फिर ये CH है, CH, फिर ये आ जाएगा CH2 माइनस, ठीक है। जैसे इसको ब्रेक किया फिर इसको किया फिर इसको कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक करोगे बेटे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पर H, यहाँ पर H हो जाएगा प्लस, डबल बॉन्ड C H, और ये हो जाएगा CH2 पे माइनस। यही तो है, देखिए एक एटम बिना बॉन्ड के पूरे स्ट्रक्चर में साथ साथ घूम रहा था, इसी वजह से इसका नाम हो गया था नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब जा देखो बेटा क्या हो रहा है, इस हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो डबल बॉन्ड था, जिस डबल बॉन्ड समझ रहे थे, देखो यहाँ पे क्या सिंगल हो गया, देखो देखो यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, जितने अल्फा एच है वह उतनी बार क्या हो रहा है, देखिए सिंगल हो जा रहा है।
हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो डबल था उसके अंदर सिंगल का करेक्टर आ गया डबल हो गया सिंगल, समझ गया ना, सिंगल का करेक्टर हो गया तो दूरी बढ़ जाएगी। ये बॉन्ड होते हैं ना यार, ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड अगर देखो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल है और ट्रिपल है, यहाँ बॉन्ड ज्यादा मजबूत, यहाँ फिर थोड़ा कमजोर, यहाँ और कमजोर है ना। तो जानते हो जहां पे रिश्ता कमजोर होता है वहां दूरी ज्यादा होती है, और जहां रिश्ता मजबूत वहां दूरी कम होती है। यहाँ रिश्ता देखिए तीन है, तीन रिश्ते हैं, यहाँ दूरी कम, यहाँ थोड़ा रिश्ता और कमजोर हो गया, दूरी बढ़ जाएगी, यहाँ रिश्ता सबसे कमजोर, दूरी और बढ़ जाएगी। सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है डबल से, डबल की लेंथ ज्यादा होती है ट्रिपल से, ठीक है। तो यहाँ पे जब डबल हो गया सिंगल, सिंगल सिंगल, जब सिंगल हो गया तो दूरी बढ़ जाएगी ना, बोलो हाँ बढ़ जाएगी सर, दूरी बढ़ जा रही है तो क्लियर। यहाँ पे बेटा 6 अल्फा एच है तो 6 बार सिंगल रहना पड़ेगा इनको, तो इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी, समझ आ गया ना। हाँ, तो सबसे कम लेंथ इसकी रहेगी, सबसे अधिक लेंथ इसकी रहेगी। जेड को सबसे जेड वाले डबल बॉन्ड के पास ज्यादा अल्फा एच है, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, तो अधिक देर तक इनको सिंगल रहना पड़ेगा, तो थर्ड वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, यानी जेड की लेंथ सबसे अधिक है। उसके बाद वाई हो जाएगा और यहाँ एक्स सबसे छोटा है, ये है बॉन्ड लेंथ, ठीक बेटे। ये रही हाइपर कंजुगेशन की बेसिक थियरी और बेसिक एप्लीकेशंस। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, आपको हम लोग डिस्कस किए थे हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और इसमें देख लिया हमने हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन क्या क्या है। इसे करने के बाद आप हर तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, और जब सभी जीओसी के टॉपिक हो जाएंगे तो कंबाइंड रूप से जितने तरह के कार्बोकैटायंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, एल्कीन्स होती हैं, सभी की स्टेबिलिटी एक साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, खूब अच्छे से पढ़िए आप लोग, आगे बढ़िए, ऑल द बेस्ट।